नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। साथ ही आज जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है वह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है। तो इससे पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है चैनल का, आप लोग वहाँ पे जाकर जरूर से देख लें। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दें साथी कि आपका जो कि पेपर 1 लैंग्वेज का पेपर है उसका भी क्लासेस अपलोड किया जा रहा है, तो आप लोग उसे भी अच्छे से देखा करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका रहता है हिंदी और इंग्लिश का, तो आप उसको भी ज़रूर से देखा करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि साथियों बीपीएससी के पैटर्न पर बिल्कुल आधारित है। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो क्लास को आप सभी लोग पूरा ज़रूर देखेगा और जिन साथी को यह पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेंगे साथियों। वहाँ पे आपको यह प्रैक्टिस सेट का पेपर मिल जाएगा और साथ ही आपको आपके सिलेबस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह ये सभी कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखिएगा साथियों, आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाला है। साथियों, आपको बता दें कि आपका जो यह सामान्य अध्ययन का पेपर होने वाला है, इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक जो है वो आपका मैथ और रीजनिंग का रहेगा। ठीक है, तो साथियों मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा और 51 नंबर से साथियों 150 जो क्वेश्चन है ये आपका सामान्य अध्ययन का रहेगा, जो कि साथियों सबसे अधिक इसका वेटेज है। तो सबसे पहले हम आपका सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन जो है इस पर हम बात करेंगे, उसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न कह रहा है साथियों आपका सामान्य अध्ययन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जाइलम। ठीक है साथियों, जाइलम हो जाएगा, याद रखेंगे। जाइलम एक जटिल ऊतक है, इसको भी आप सब लोग याद रखेगा। यह साथियों याद रखेंगे कि ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करती है और जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है, तो ये सभी बात आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है आपका। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे डिपेंड करता है साथियों कि आप इस प्रश्न का हल कितना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। अगर आपका बायोलॉजी बैकग्राउंड होगा तो 100% आप इस प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे। ध्यान देंगे साथियों, इसका राइट आंसर जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, युग्मन। ठीक है, युग्मन जो होगा साथियों यह आपका राइट आंसर होगा। अगर बात की जाए इसके बारे में तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि वृषण एवं अंडाशय जो होता है साथियों, इसी में आपका क्या होता है तो युग्मक का निर्माण होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो कहता है साथियों कि एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। याद रखेंगे इसको क्या कहेंगे तो आपको साथियों इसको कहेंगे ध्रुव कहेंगे या फिर पोल कहेंगे, या आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका इस टेस्ट सीरीज में प्रश्न दिया गया है और याद रखेंगे ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब साथियों बीपीएससी लेवल के प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो आपसे इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे और आप सब क्लास को पूरा देखिए तभी आप कुछ सीख पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे, तो कहता है पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका साथी क्या तो अंडप। ठीक है, इसको हम लोग कार्पस भी कहते हैं, याद रखेंगे, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की तो कहता है डीएनए का एक खंड जो कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान कराता है उसे डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा साथी क्या तो याद रखेंगे उसको जीन कहा जाता है, आप सब लोग इसको याद रखेंगे। डीएनए का एक, याद रखिएगा कि डीएनए का एक खंड जो कि प्रोटीन की जानकारी हमें प्राप्त करवाता है उसे जीन कहा जाता है, इस बात को आप सब लोग याद रखिएगा। आगे ध्यान देंगे, कहता है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। कहता है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट होगा आपका वो हो जाएगा साथियों मज्जा। अगर बात की जाए इसके बारे में तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, जिसको मेडुला भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग अगर मज्जा के बारे में नहीं सुने होंगे तो इंग्लिश में कंफर्म इसको सुने होंगे साथियों, इसको मेडुला कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। बात की जाए अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि डैश सबसे नमनीय धातु है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा साथियों क्या, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी साथी, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका क्या है, तो यह आपका नमनीय धातु है, याद रखेंगे। ठीक है, सोना का संकेत एयू से होता है, इसको याद रखेगा, आपसे अगर पूछा जाए तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो प्रश्न है वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है। याद रखेंगे, बायोगैस का जो घटक नहीं है वह कौन सा नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है साथियों, इसको याद रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह क्या है, तो बायोगैस का घटक नहीं है, इसको याद रखेंगे। अगर बात की जाए कि मेथेन का गुणसूत्र क्या होता है, या फिर मेथेन का साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेथेन का अणुसूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे CH4 होता है। ठीक है, सारे के सारे आप लोग गुण सूत्र को याद रखेगा, केमिस्ट्री में अधिक यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप सब लोग। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो कि जलवायु परिवर्तन का कारण होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्राइड ऑक्साइड। ठीक है साथियों, नाइट्राइड ऑक्साइड की अगर बात की जाए तो साथियों याद रखेंगे कि नाइट्राइड ऑक्साइड गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है और यह जलवायु परिवर्तन का कारण होता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। आगे अगर बात की जाए तो ध्यान देंगे आप सभी लोग यहाँ पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान कराते हैं, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, और इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा फ्लोराइड। ठीक है, अगर बात की जाए इसके बारे में तो यहाँ पे आप सब लोग याद रखेंगे कि हमारे भोजन में मौजूदा कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में फ्लोराइड तत्व से प्रदान होते हैं। इस बात को आप सब लोग याद रखेंगे। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताया करें, और आप सभी से एक विनती है कि क्लास को थोड़ा सा शेयर किया कीजिए आप लोग। ठीक है, अपना जो चैनल पे फैमिली होना चाहिए वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए साथियों, ताकि हम और भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर चीज़ आपको प्रोवाइड करवा सकें और जल्द से जल्द आप बिहार के भावी शिक्षक बन सकें। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को शेयर किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए अगर अच्छा लगता हो तो। ठीक है, काफ़ी आपके लिए प्रयास करते हैं कि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको मिलते रहे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे कहता है प्रश्न नंबर नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा साथियों आपका सोना। ठीक है, सोना जो है साथियों यह क्या है, तो यह सर्वाधिक घनत्व वाला पदार्थ है, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। अगर बात की जाए अन्य पदार्थ के बारे में तो याद रखेंगे तांबा की जो घनत्व होता है वह कितना होता है, तो याद रखिएगा तांबा का घनत्व साथियों 8.96 × 10⁻³ होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आप सभी से पूछा जा सकता है, अगर पारा की पूछा जाए तो याद रखिएगा साथियों कि 13.6 × 10⁻³ क्या होता है साथियों, मीटर क्यूब होता है। तो ये सभी के सभी आप लोग घनत्व को याद रखिएगा, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो आगे बात की जाए तो कहता है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के डैश स्रोत हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, और याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका गैर नवीकरणीय। आप सभी लोग पढ़े होंगे गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय क्या होता है ऊर्जा। ये आप क्लास 9th के बिहार बोर्ड, क्लास 10th के खास करके बिहार बोर्ड के ज्योग्राफी का बुक में आपको पढ़ने को लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप सब लोग याद रखेंगे। आप सब जब
विद्यालय में शिक्षक बनकर जाएंगे तो आपको ये सभी चीज़ पढ़ाने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एक एसआई इकाई क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बार बार आपको क्लास में बोलते हैं कि साथियों फिजिक्स में जितना भी ऐसा यूनिट है सबको आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर 100% मिलेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, ऐसा यूनिट पूछे ही जाते हैं। अगर बात की जाए केमिस्ट्री के तो केमिस्ट्री में आप लोग गुण सूत्र को याद कर लेंगे। ठीक है, ये सभी जो है यह आपका 1-2 नंबर फिक्स वाला नंबर है। ठीक है, अगर बात की जाए ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश की सांख्यिक माप होता है। ध्यान देंगे इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका क्या, तो जड़ तत्व। बात की जाए अगर इसके बारे में तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान देंगे कि वस्तु का आंतरिक गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे उसको जड़ तत्व कहलाता है। ठीक है, ये बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे बात की जाए तो कहता है किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन डैश होगा। राइट आंसर इसका जो है वह आपका हो जाएगा साथी क्या, तो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर जो है वह क्या है, अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप सब लोग याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो कह रहा है कि पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक संयोजक को डैश कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वह आपका हो जाएगा साथियों पारिस्थितिक अनुकूलन। ठीक है, याद रखेंगे कि पारिस्थितिक अनुकूलन के बारे में अगर बात की जाए तो यह साथियों पर्यावरण परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक संयोजक को पारिस्थितिक अनुकूल कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर बात की जाए कि अनुकूल के प्रकार कितने होते हैं तो याद रखेंगे ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक अनुकूल, एक व्यवहार अनुकूल। ठीक है, अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम स्पीड में आज चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं कि आप लोग ही कमेंट करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन छोटा रखा करें, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। यही है कि हम आपको थोड़ा कम एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, आप ही लोग डिमांड जिस तरह से करते हैं उसी तरह से हम प्रयास कर रहे हैं। चलें, हम सोचते हैं कि आपको एक प्रश्न के जगह पे 2-3 चीज़ वैसा बता दिया जाए कि आने वाले समय में वो भी पूछा जाए तो आप लोगों को याद रहे, लेकिन आप लोग ही कहे हैं कि थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन छोटा कर दीजिए, इसलिए हम थोड़ा कम बोलेंगे और जल्दी चलेंगे। ध्यान देंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा जैव निम्नकरणीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसके बारे में तो याद रखेंगे जैव निम्नकरणीय कचरे का उपयोग ऊर्जा, खाद और बायोगैस बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं तो कहता है उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका याद रखेंगे वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो आयरन। ठीक है, आयरन हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्नों पे तो कहता है बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा, याद रखेंगे जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी वह कौन थे, तो साथियों याद रखेंगे वो थे एलुवे हॉक थे। कौन थे, तो एलुवे हॉक थे, इनको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था तो याद रखेंगे यह आपका साथियों कौन किए थे, तो जेम्स चैडविक किए थे। ठीक है, कौन किए थे, जेम्स चैडविक किए थे, याद रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आप सब लोग याद रखेंगे जेम्स चैडविक जो थे यह क्या किए थे, तो न्यूट्रॉन का खोज किए थे, और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया था। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, कहता है नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन गर्भ रक्त प्रणाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त प्राणी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका साथियों कबूतर जो है यह क्या है, तो गर्म रक्त प्राणी है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। अगर यहीं पे आपसे बात किया जाए साथियों कबूतर के बारे में, अगर बात किया जाए तो कबूतर को आप लोग जान लिए हैं। अगर बात की जाए कुछ और के बारे में तो याद रखेंगे कि कबूतर पक्षी वर्ग में आता है साथियों, इसको भी याद रखेगा। और पक्षी वर्ग के प्राणी नियमित
क्या होते हैं, तो जंतु होते हैं। ठीक है, इन सारे बातों को आप लोग स्पष्ट रूप से समझेंगे और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्लास को देख रहे होंगे तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे होंगे। ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, याद रखेंगे। इसका हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन डी, पारपोइसेस। ठीक है, पारपोइसेस जो है यह जानवर क्या करता है, तो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, याद रखेंगे। अगर इसमें आता कौन कौन जानवर है यह भी आप लोग याद रखेंगे, इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं। तो इसमें साथियों आपका चमगादड़ आएगा, चूहा आएगा, डॉल्फिन आएगा, ये सभी आएंगे, याद रखेंगे। अगर बात की जाए आगे तो कहता है आपका प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो है साथियों, कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा आपका प्रकाश संश्लेषण, याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण साथी बात की जाए तो यह आवश्यक है कि जल पौधे के जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, तो याद रखेंगे निकलने वाले ऑक्सीजन इस जल के अपघटन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आप लोग फैक्ट को याद रखेगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है ध्वनि सबसे तीव्र गति के से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है। इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, थोड़ा सा आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि साथियों इसका आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ठोस, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्वनि सबसे तेज गति में साथियों गमन ठोस पदार्थों में करती है और ध्वनि के चाल साथियों अगर बात की जाए तो याद रखेंगे ठोस द्रव्य और गैस में होते हैं। इस प्रकार से आप सब लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे जो आपका प्रश्न है यहाँ पे आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होने दीजिए साथी, आप सभी लोग प्रश्न नंबर 74 की ओर पहुंच गए हैं और आप सभी लोग बताएंगे कि इतने प्रश्नों में से आप कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, आप लोग भी प्रयास हमारे साथ कीजिएगा कि आप लोग भी इस प्रैक्टिस सेट को अधिक से अधिक क्वेश्चन को हल कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी कैसा है यह आपको पता चल पाए। बात की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान देंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप सभी लोग यहाँ पे फोकस कीजिएगा। कहना चाहता है यह, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा साथियों आयरन जो है यह क्या है, तो यह आपका लैटिन क्या किया गया, रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है, आयरन, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आप सभी लोग रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है किस वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी, तो याद रखेंगे इसमें जो होगी साथियों वो आपका गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, याद रखेंगे। अगर इसकी फॉर्मूला की बात की जाए तो याद रखिएगा साथियों KE = 1/2 mv² होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा मेरा पेन ठीक से नहीं चल पा रहा है इसलिए डिस्प्ले पर लिखने में प्रॉब्लम होता है, इस चीज़ को आप सब लोग याद रखेंगे। बात की जाए आगे तो ध्यान देंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी कौन सा, तो एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस जो है साथी यह क्या है, तो एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। और इसमें क्या क्या होगा तो याद रखेंगे, इसमें आपका एनेलिडा वर्ग कौन कौन होगा, तो याद रखेगा वह आपका केचुआ हो जाएगा, नेरिस हो जाएगा और जोक हो जाएगा। ये सभी जो हैं यह क्या हैं, तो यह एनेलिडा हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो कहता है बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखाई पड़ता है। ध्यान देंगे, बादलों का रंग हमें सफ़ेद क्यों दिखते हैं, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश के परिकर्ण के कारण दिखाई पड़ते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जब साथी याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कि जब क्या होता है साथियों कि जब प्रकाश किसी ऐसे मध्य से गुजरता है जिन्हें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो साथियों इसी समय क्या होता है, इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का परिकर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा।
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। साथियों इसमें से जो कथन है वह आपका कौन सा गलत कथन है, तो याद रखेंगे यह आपका ऑप्शन नंबर बी जो है साथी, यह आपका गलत कथन है। लार से सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। यह कथन बिल्कुल गलत है, याद रखेंगे, बहुत ही यह गलत है। और साथियों याद रखेगा कि लाल ग्रंथियों से लार निकलता है। किस ग्रंथि से निकलता है, तो लार ग्रंथि से लार निकलते हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है डैश पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका जो राइट होगा वह हो जाएगा आपका कौन सा, तो यह हो जाएगा मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन जो है साथी याद रखेंगे इसको। यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है जिसका आकार एक अनासन के बीच के बराबर होता है। ठीक है, यह सबसे छोटी ग्रंथि है, तो इसको याद रखेंगे आप सब लोग। बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, आपका प्रश्न नंबर 80 पे हम पहुंच गए हैं। कहता है किसी कठोर वस्तु के से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातु के गुण को डैश के नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो याद रखेंगे यह हो जाएगा साथियों आपका धन्वन्यतात्मकता। ठीक है, धन्वन्यतात्मकता हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा यह आपको नाम हार्ड है तो आपको याद करने में मुश्किल होगा, लेकिन याद करिएगा साथी, आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो कहता है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और याद रखेंगे यह आपका कौन सा वैज्ञानिक हो जाएंगे, तो साथ ही इसका हो जाएंगे आपका पुरकिन जे हो जाएंगे, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही साथियों प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था और यह कब किए थे, तो याद रखेंगे साथियों प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा 1839 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इस बात को आप सब लोग याद रखिएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडिज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाला वायरस के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा जीका बुखार। ठीक है साथियों, जीका बुखार जो है यह मुख्यतः एडिज मच्छरों के द्वारा फैलाया जाने वाला वायरस है और एडिज मच्छर दिन में काटते हैं, इस बात को भी आप सब लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे जो आपका प्रश्न है कहता है निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा साथियों आवारा जानवरों का द्वारा काटना। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा साथियों, आवारा जानवरों द्वारा काटना खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है, इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात की जाए तो कहता है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति है वह आपका साथियों 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगर बात की जाए इसके बारे में तो थोड़ा सा आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 20,000 हर्ट्ज से साथियों 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि या फिर पराध्वनि भी कहते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कहता है 85 प्रश्न आपका कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होती है, तो इस क्षण हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे साथी आपका समान समतल में रहती है। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, तो कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने से के ढंग को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो साथी याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खंडित मानसिकता। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। साथी आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। कहता है तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक कौन है, तो याद रखेंगे साथी इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा,
याद रखिएगा, इसका हो जाएगा राजेंद्र सिंह। ठीक है, राजेंद्र सिंह है, इनको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात की जाए इनके बारे में तो यह भी याद रखेंगे साथियों कि तरुण भारत संघ भारत की एक क्या है, तो गैर सरकारी संगठन है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो साथी इसकी स्थापना आपका 30 मई 1975 ईस्वी को किया गया था, तो इसको याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो कहता है साथियों, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। साथ ही इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर आधारित होता है, यह क्या है, तो यह गलत कथन है, इसको याद रखेंगे। जल का घनत्व जो है वह कितना होता है, तो याद रखेंगे साथियों 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। साथियों, थोड़ा सा आपको आज का ये लेक्चर में थोड़ा बाहर का आवाज़ आ रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। घर के पास में थोड़ा सा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो उसको हम मना भी नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो ध्यान देंगे। कहता है कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधताओं को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका साथियों नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात की जाए आगे, तो ध्यान देंगे। आपका प्रश्न नंबर 90 है, वह कह रहा है साथियों कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों पर अपने घोंसले बनाते हैं, तो याद रखेंगे आपका यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों आपका बार बेट, जिसको हम वसंत गौरी भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे बसंत गौरी जो है यह कीड़ा खाने वाला एक पक्षी है, जो कि वसंत और वर्षा के प्राय आम के पेड़ों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि साथियों आप कल देखे होंगे, कल का न्यूज़ आप लोग पढ़े होंगे, तो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने आपके पैटर्न में, आपके एग्ज़ाम के जो पैटर्न है उसमें कई बदलाव किए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो आपका 150 प्रश्न होने वाला था अब सामान्य अध्ययन 2 में, वो आपका पेपर 2 में वो आपका अब 120 हो गया है, जिसमें साथियों 120 में आपका 80 नंबर का जो होगा 80 प्रश्न यह सामान्य अध्ययन होंगे और 40 जो होंगे यह आपका मैथ और रीजनिंग के होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग अपडेट रहिएगा, चीज़ बदल गए हैं अब, तो थोड़ा सा आप लोग अपडेट रहिएगा। और इम्पोर्टेंट बात है कि बीपीएससी के द्वारा यह बता दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी जिस क्लास के लिए टीचर के लिए अप्लाई करने वाले, मानकर चलिए आप 9 to 10th के टीचर बनना चाहते हैं, आप 11 to 12 के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप उस क्लास के बुक को ज़रूर पढ़िए, वहाँ से ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा। यह आपका कल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें बताया गया है, तो थोड़ा सा आप लोग अपडेट रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी चीज़ हैं। आगे अगर बात की जाए तो कहता है ऑस्ट्रेलिया में प्रभजन का एक अन्य नाम है, वह नाम कौन सा है, तो याद रखेंगे वो आपका हो जाएगा साथियों कौन सा, तो बिली विली है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में प्रभजन, जिसके प्रभजन को क्या कहते हैं, तो हरिकेन भी कहते हैं, इसका अन्य नाम बिली बिली है। और कम दाब की वातावरण वाले क्षेत्र में यह हवा बाहर से भीतर की ओर चलती है, इसको याद रखेंगे। इसी से क्या होता है, तो चक्रवात कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे बात को आप सब लोग याद रखेगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्नों पे, तो कहता है खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पादक एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को अनेक अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा वह आपका हो जाएगा उपभोग वस्तु। ठीक है, उपभोग वस्तु हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे वस्तु जिनकी सहायता से उत्पादन का निर्माण किया जाता है उसे पूंजी वस्तु कहते हैं, यह भी आप सब लोग याद रखेंगे। पूंजी वस्तु किसे कहते हैं, उद्योग वस्तु किसे कहते हैं, तो ये सब याद रखेंगे। अगर बात की जाए नेक्स्ट, तो कहता है भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है, याद रखेंगे। इसका क्या हो जाएगा, तो आपका संघ सूची में है, याद रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई संघ सूची में क्या है, तो सूचीबद्ध है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं।
निम्नलिखित में से देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन का सदस्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इस पे बात की जाए तो याद रखेंगे वो आपका हो जाएगा म्यांमार। साथ ही जो म्यांमार है यह क्या है, तो SAARC का जो है क्या है, यह सदस्य नहीं है और इसको कहते हैं आपका सार्क। ठीक है, सार्क में कितने सदस्य हैं तो याद रखेंगे, इसमें लगभग 8 सदस्य हैं साथियों, इसमें याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन है तो आप लोग डिटेल में बताइएगा वह कौन कौन से हैं। अगर बात की जाए इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता ही देते हैं। सार्क में कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान आता है। अब बस इतना आपको बताना है कि इस सार्क का स्थापना कब हुआ था। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे प्रश्नों पे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो आपका कह रहा है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि के विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका साथी क्या, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बेलन व गाय जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। वेलन व गाय जो है यह क्या है, तो यह गैर ब्राह्मणों किसान स्वामी को कहा जाता था, याद रखेंगे। मंदिर को दिया गया रख रखाव के भूमि को देवदान कहा जाता था, किसमें, तो चोल साम्राज्य में, चोल अभिलेख में ये सभी बात की गई है। आगे हम बात करते हैं, तो बाणभट्ट लेखक थे किसके, तो याद रखिएगा बाणभट्ट जो थे ये आपका आप क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात वो क्या थे, तो सबसे पहले वह पार्वती परियनयन थे, उसके बाद आपका कांदवरी थे और आपका साथियों हर्षचरित थे। इसको याद रखेंगे आप लोग बाणभट्ट के बारे में। बाणभट्ट का बहुत ही फेमस इनका द्वारा लिखे गए कुछ उपन्यास हैं, कुछ कहानियां हैं, तो इन सभी को आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, तो कहता है साथियों भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन, तो भारत का जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वह मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 17 वर्ष का युवा था और 17 वर्ष के युवा होते हुए भी साथियों इसने भारत पर कई बार आक्रमण किया। और देवल ऐसे क्षेत्र पर आप सबको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के क्षेत्र को देवल कहा जाता था उस समय, उस देवल वाले क्षेत्र पर यह अधिकार कर लेता है और वहाँ के महान एक राजा होते हैं, हिंदू राजा होते हैं, अंतिम राजा होते हैं हिंदू, उसको पराजित करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है शाहजहाँ की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी, शाहजहाँ की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जहाँ आरा। ठीक है, जहाँ आरा हो जाएगा, याद रखेंगे। जहाँ आरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरा में, याद रखेंगे, शाह बुर्ज में क्या किया था, तो 1658 में इनको कैद किया था। और शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी, तो 22 जनवरी 1666 को हुई थी, यह भी आप सब लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, तो कहता है निम्न में से किसे जनाकीय संक्रमण का जनक कहा जाता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा फ्रेक नोटेस्टिन। ठीक है, फ्रेक नोटेस्टिन जो होगा यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो कारण था वह था जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, यह आपका क्या था, कारण था। परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ था यह कब लागू हुआ था, तो 23 मार्च 1793 को किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। ठीक है, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, तो कहता है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छेदी प्रतिशत लगभग कितना है, झारखंड राज्य बनने से पूर्व की बात की जा रही है, याद रखेंगे। झारखंड राज्य पहले बनने से पहले की बात की जा रही है, तो यहाँ जो बिहार में था वह कितना प्रतिशत था, तो इसको आप लोग याद रखेंगे 17% था। ठीक है, कितना था, 17% था। अगर कुल बात की जाए वन क्षेत्रों की, तो याद रखेंगे 29,277 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था साथियों पूरा बिहार में। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में सामान्यतः घटता है और
स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आम्र वर्षा। इसको क्या कहेंगे? आम्र वर्षा कहेंगे, याद रखेंगे। मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, यह भी आप सब लोग याद रखेंगे, ठीक है। मानसून की खोज हिप्पलास ने साथियों कब की थी? तो 4500 ईस्वी में की थी, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप सभी। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर जो है याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा कौन सा? तो ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती से संबंधित है, याद रखेंगे। ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती जो थे यह इनका 1190 में साथियों 1190 से 92 के बीच में भारत आए थे और भारत में चिश्ती सिलसिला सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण सूफी सिलसिला था। इसको याद रखेंगे, जो कि आपको मध्यकालीन इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। ध्यान देंगे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका साथियों हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आगे बात की जाए, निम्न में से किस भारतीय राज्य का संगठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो होगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का हुआ था साथियों, याद रखेंगे कब हुआ था? तो अक्टूबर 1993 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया था। इसको याद रखेंगे। आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्न में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और यह बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, याद रखेंगे। यह प्रश्न जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी, लिचेस्टीन, ठीक है। लिचेस्टीन हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, बहुत ही यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो आगे आप सभी लोग ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न आपको बताया जा रहा है। आप लोग इसी तरह से क्लास को करते रहें पूरा और सेशन को शेयर थोड़ा सा करते रहें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ लाते रहें और जल्द ही आप अपना सुपर टेट इस बार क्वालिफाई कर लेंगे। साथ ही आप लोग यह अपने आप पे भरोसा रखें और क्लास को बेहतर ढंग से करते रहें, हड़बड़ाना नहीं है। बहुत ही अच्छे ढंग से इस बार आप सभी का क्वालिफाई होगा, इस बार आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। चलिए बात की जाए यहाँ पे, थोड़ा सा आप स्मार्ट स्टडी करते रहिएगा, हम जो बताए हैं वो कीजिएगा ज़रूर। आप जो भी क्लास के टीचर बनना चाहते हैं उतने क्लास का कम से कम जो इस बिहार बोर्ड का बीएससीबी का जो सिलेबस है, बीएससीबी का जो बुक है, उस बुक को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका इस बार चयन बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सब लोग याद रखिएगा। बात की जाए यहाँ पे तो कहता है निम्न में से कौन सा देश स्वीडेनिया समूह में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पेन जो है यह आपका स्वीडेनिया समूह में शामिल नहीं है। स्पेन और पुर्तगाल मिलकर क्या बनाया है साथियों? तो याद रखेंगे स्पेन और पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं, यह भी आप सब लोग याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णित चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़ जो है यह है, याद रखेंगे। इस सड़क की अगर बात की जाए, यह स्वर्णित चतुर्भुज मार्ग जो है इसकी बात की जाए तो याद रखेंगे इस सड़क की कुल लंबाई कितनी है? तो 5846 है साथी, ठीक है, 5846 है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो कहता है भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी, जेवी कृपलानी थे, इसको याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेवी कृपलानी की अगर बात की जाए साथियों तो मेरठ में कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1946 में हुआ था, कब हुआ था? 1946 में हुआ था और इसी में ये इनका अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं तो कहता है सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने दिया था। और सरोजिनी नायडू साथियों प्रथम भारतीय महिला थी जो कि 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं तो कहता है भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था किसने? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, ठीक है। कब दिया था? तो 5 जनवरी 1966 को दिया था साथियों। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था, उसी समय दिया गया था। आगे हम बढ़ते हैं
तो आपके पास यहाँ पे है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कहता है यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, यह आपसे कहा जा रहा है। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, सूची 1 और सूची 2 है आपके समक्ष, यहाँ पे आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा साथियों, यहाँ पे ध्यान देंगे, कूट के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे। सबसे पहले आपका हो जाएगा नंबर 2, जिसका हो जाएगा साथियों आपका ए, उसके बाद आपका नंबर 1 जिसका हो जाएगा आपका बी, उसके बाद आपका नंबर 4 उसका हो जाएगा आपका सी, और उसके बाद नंबर 3 है जिसका हो जाएगा आपका डी। तो इस प्रकार से आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा, मैच द फॉलोइंग कर लेंगे। आगे बात की जाए तो कहता है ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को शिष्टता से स्वीकार किया गया। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका क्या, तो गुप्त काल के समय में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। गुप्त काल के समय में क्या किया गया था, तो ब्राह्मणों द्वारा भगवत धर्म को सामान्यता मिली थी और वैष्णव धर्म को शिष्टता से स्वीकार किया गया था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात की जाए आगे, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है हेनत्सांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया था। हेनत्सांग जो था यह आपका साथियों महेंद्रवर्धन प्रथम का क्या किया था, तो राज्य का दौरा नहीं किया था। और याद रखेंगे इन्होंने बहमनी साम्राज्य के चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय और पल्लव वंश के नरसिंहवर्धन प्रथम के राज्य का भी दौरा किया था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हेनत्सांग भारत में 15 वर्षों तक रहे थे साथियों, यह भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय में यह क्या किए थे, तो यह पाठ किए थे, यह अपना शिक्षा दीक्षा का ग्रहण किए थे, कहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय में। अगर बात की जाए आगे तो कहता है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य संघ के द्वारा 1982 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधि हुआ था, इसी के समक्ष हुआ था साथियों, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायिका, न्यायपालिका और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मंत्री परिषद के सलाह पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग साथियों, अनुच्छेद 74 के 1 के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्य और प्रयोग मंत्री परिषद के सलाह पर करते हैं, यह आपको कई बार बताया गया है, तो अनुच्छेद को आप सब लोग याद रखिएगा। बात की जाए आगे तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अलीपुर बम कांड में शामिल था। साथियों अलीपुर जो बम कांड था इसमें आपका कौन थे, तो याद रखेंगे श्री अरविंदो घोष थे, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीपुर षड्यंत्र का संबंध 1908 में क्या था, तो आपराधिक मामले का था, इसको भी याद रखेंगे साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप सभी लोग, थोड़ा सा यहाँ क्लियर होने दीजिए। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 39A। ठीक है, अनुच्छेद 39A कहता है भारतीय संविधान में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की व्यवस्था यह करता है सभी के लिए, चाहे वह कोई भी हो, विधि से बड़ा नहीं होंगे। इस अनुच्छेद में इस बात को आप सभी याद रखेंगे। अगर आपके साथ कहीं भेदभाव किया जाता हो तो आप इस अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए, इस अनुच्छेद को कोट करते हुए वहाँ पे आप इस बात को रख सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहता है किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में नियंत्रण वृद्धि को क्या कहा जाता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी मुद्रा स्मृति कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में नियंत्रण वृद्धि को मुद्रा स्मृति कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। अगर बात की जाए इसके बारे में तो मुद्रा स्मृति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है और तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्या होता है, तो मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमत में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, इसको याद रखेंगे मुद्रा स्मृति को। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, वह समस्या आपका कौन है, तो याद रखेंगे वह समस्या है असंगठित क्षेत्र।
ठीक है, क्या है, असंगठित क्षेत्र है, इसको याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी स्थान को प्रदान नहीं किए गए जाते हैं, इसीलिए साथियों क्या होता है, राष्ट्रीय आय की गणना में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और आंकड़ा गलत दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहता है भारत में कृषि पूर्ण वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है, वह नाम क्या है, तो याद रखेंगे वह आपका नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी स्थापना की कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था, यह आप लोग लिख लेंगे, कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को हुआ था इसकी स्थापना। आगे हम बात करें तो कहता है मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक सेकंड फाउंडर किसे माना जाता है, इसको याद रखेंगे आप सभी कि बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है और यह इनका शासनकाल कब से कब था, तो याद रखेंगे 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक इनका शासनकाल था, इसको भी आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर बात की जाए आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप सभी, कहता है पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ये सभी बात आप सब लोग याद रखेगा। अगर बात की जाए इसके बारे में थोड़ा सा और, तो पानीपत का युद्ध इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा और आप लोग याद रखेंगे कि अकबर इस युद्ध में विजय हुआ था और हेमू हरियाणा के खेवाड़ी का रहने वाला था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप सब रुक जाइए, चलिए ध्यान देंगे। कहता है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक थे, इनको याद रखेगा। साथ ही इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये याद रखेंगे कि 1882 में इन्होंने सरकार ने 4 माह का कारावास दिया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, तो अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराज के प्रति चेष्टा करने पर पकड़े गए कड़े शब्दों का क्या किया था, अपने पत्र में निंदा किया था, अपने समाचार पत्रों में निंदा किया था, इस बात को याद रखेंगे। इसलिए इनको क्या किया गया था, तो 4 माह के लिए इनको कारावास में रखा गया था। ध्यान देंगे, कहता है वाणिद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों के नए गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो साथियों अनुशील समिति। अनुशील समिति की अगर बात की जाए तो आप सब लोग इनसे परिचित होंगे, इस समिति से। यह समिति बीपीएससी में बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। अगर बात की जाए यहाँ थोड़ा सा आप सब लोग ध्यान दीजिएगा कि वाणिद्र कुमार घोष की अगर बात की जाए तो साथियों इनके बारे में भवानी मंदिर पुस्तक की रचना की थी, इनका था, और क्रांतिकारी विचारधारा से यह संबंधित पुस्तक थी, यह भी आप लोग याद रखेंगे इनके बारे में। ठीक है, अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, इतना ज़्यादा आवाज़ हो रहा है कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, हम भी बीच बीच में गड़बड़ कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिएगा, आज के लिए आज कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा सा पास में काम चल रहा है, हम भी बार बार कुछ गलती कर दे रहे हैं, इससे ध्यान देंगे। कहता है कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक या फिर बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो दमन और दीव। ठीक है, दमन और दीव हो जाएगा, याद रखेंगे। बालक बालिका अनुपात में भारी अंतर का मुख्य कारण भारत में लड़का और लड़की के बीच भेदभाव है, इसको आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, जो कि आज भी देखा जाता है हमारे समाज में, नहीं हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी लड़का और लड़की में भेदभाव को देखते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए तो कहता है देश की निम्नलिखित मिट्टी में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, बहुत याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कपास की काली मिट्टी को यह कहा जाता है, यह भी आप सभी लोग याद रखेंगे। बात की जाए नेक्स्ट, कहता है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, चिपको आंदोलन जो था याद रखेंगे आप सभी लोग, यह आपका वन कटाई के विरोध था, यह आप लोग याद रखेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए था, किसके द्वारा किया गया था, तो इनका याद रखेंगे, इस
आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। बात करते हैं आगे, तो कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राज्य भाषा घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथियों डी 343। ठीक है, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का उल्लेख किया गया है, जो कि आप सब लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बात की जाए आगे, कहता है लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्याग पत्र सौंपकर पद मुक्त हो सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष को क्या हो सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं यह पद अपना त्याग पद इनको दे सकते हैं, इसको याद रखेंगे। अगर बात की जाए इनके बारे में, तो अनुच्छेद 94 में साथियों लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है और त्याग पत्र और पद से हटाने जाने के संबंधित भी इसी में है, इसको याद रखेंगे। बात की जाए आगे, तो कहता है प्रसिद्ध कवि विल्हन किसका राज दरबारी कवि था? प्रसिद्ध कवि विल्हन जो थे या किसका राज दरबारी कवि थे? तो याद रखेंगे यह विक्रमादित्य का थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विक्रमादित्य के क्या थे साथियों? तो यह राज दरबारी कवि थे, इनको याद रखिएगा, आप सभी से पूछा जाएगा। अगर बात की जाए आगे, तो यहाँ पे आप सब लोग ध्यान देंगे। कहता है गीत गोविंद का उल्लेख कौन था? साथियों गीत गोविंद का लेखक कौन था? क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा हम बोल रहे हैं, आज हम गलती कर रहे हैं कई जगह, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कॉपरेट कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, लेखक कौन थे? ये पास में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना कि हम खुद नहीं कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन क्लास लेना इम्पोर्टेंट था, नहीं तो आपका फिर आज का ये टेस्ट सीरीज नहीं हो पाता, इसलिए क्लास ज़रूरी था। तो ध्यान दीजिएगा, गीत गोविंद का लेखक कौन था कह रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा? तो जयदेव हो जाएगा। ठीक है, जयदेव याद रखेंगे। जयदेव गोविंद जो थे यह राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर चित्रण किया था और जयदेव सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, यह भी याद रखेगा, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे अगर बात की जाए, तो कहता है उसके संगठन के आधार पर क्रम से रखिए। उसके संगठन के आधार पर क्रम से रखें, तो कूट के माध्यम से समझेंगे साथी। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, पहले 1 फिर 4 फिर 3 फिर 2, इस प्रकार से आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो कहता है 1937 के प्रांतीय असेंबली के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों 5। ठीक है, क्या हुआ था? 5 प्रांतों में हुआ था, यह चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और बात की जाए इसके बारे में, तो यह भी याद रखेंगे कि साथी बॉम्बे प्रांत में बहुमत के निकट पहुंचने में सफल हुआ था कौन? तो कांग्रेस। ठीक है, जहां सरकार बनाने में भी क्या हुआ था? सफल रहे थे। अगर बात की जाए असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि सबसे बड़ी दल बनकर कांग्रेस ने संयुक्त सरकार बनाई थी। कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, जो कि आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बात की जाए, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम गलती थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ दिए थे, उसके लिए क्षमा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र में बात की जा रही है, कौन सा नाम से पुकारा जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो जमुना। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जमुना के नाम से पुकारा जाता है। बात की जाए आगे, ध्यान देंगे आप सभी। कहता है निम्न कथनों को गौर करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे समझेंगे कौन सा सही होगा। कथन का है, इस कथन पे गौर करिए आप लोग अपने विचार से बताइए। या बिहार के संदर्भ में है, तो उम्मीद करते हैं कि यह इतना बेसिक आप लोग को पकड़ होना चाहिए बिहार के बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहले 1, 2 और 3 जो है यह क्या है? सत्य है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 37 नंबर प्रश्न है आपका कि कथन ए कथन आर जो है यह आपका है और इसमें चयन करना है कौन सा सही है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले ए फिर क्या है आर, दोनों क्या है? सही है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं आगे। तो कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है वह कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर 1 हेक्टेयर से कम है, इसको याद रखेगा। चलिए उसके बाद है कि वार्दोक्षम जो है
डैश का लोक नृत्य है। यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखेंगे यह आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका समसामयिक है, अर्थात आपका करंट अफेयर का मुद्दा है। भेड़ की तरह पूरी ज़िंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो। यह कथन किसका है? बहुत ही फेमस कथन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस कथन है और यह कथन कई बार पढ़ा गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों टीपू सुल्तान के द्वारा कहा गया है। ठीक है, टीपू सुल्तान के द्वारा यह कथन किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये किसके संदर्भ में कहा गया था? तो अंग्रेज़ों के संबंध में कहा गया था। ठीक है, अंग्रेज़ों के संबंध में कहा गया था, इसको भी आप सब लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए आगे तो कहता है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय क्या था? क्या है? इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा हेल्थ केयर में उभरती चुनौती और एक पूर्णोत्थान आयुर्वेद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है करेंट अफेयर का मुद्दा है, तो थोड़ा फटाफट चलिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन हैं? याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डॉक्टर मुनीराम सकलानी थे, इसको याद रखेगा। इस पुस्तक का विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था, यह भी आप सब लोग याद रखेगा। उसके बाद है हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन बन गया है। कौन बन गया है? चीन बन गया है, इसको याद रखेगा। जो कि साथियों सितंबर 2022 में जर्मनी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत करने वाला पहला देश था। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। आगे चलते हैं तो कहता है आगे आपका जो प्रश्न है वो कहता है कि जनवरी 2023 में सीएए आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों मध्य प्रदेश में किया गया है, इसको याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड से में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो याद रखेगा साथियों बोयस हो जाएंगे, याद रखेंगे। कौन हो जाएंगे? बोयंस हो जाएंगे, इसको याद रखेंगे। बोयंस ने अपने शानदार डांस ओपन रेनोशा के लिए वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एम्बल जीतकर इतिहास रचा है, जो कि कुल 32 ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता है। इनके बारे में आप सब लोग याद रखेगा। अगर बात की जाए आगे तो फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व का सबसे प्रभावशाली छात्र की सूची में रखा गया था? इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तनासा। कौन सा है? तो तनासा पेरियानंग इनका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखेंगे। 13 साल की हैं यह और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में फ्लोरेंस एस लोडिन मिडिल स्कूल में पढ़ रही हैं, इनको भी आप सब लोग याद रखेंगे। बात की जाए नेक्स्ट, वह कौन सी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है जिनके नाम पर सारबरेली में कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रानी रामपाल, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पे? तो वह आपका ढाका बांग्लादेश में किया गया है, इसको याद रखेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह भी याद रखेंगे कि साथियों बर्मा और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर टीपू मोनी ने संयुक्त रूप से 18 मार्च को भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का उद्घाटन किया था। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि किस देश में किया गया था और यहाँ पे कौन से मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, विमोचन किया था, तो याद रखेंगे। चलिए बात की जाए आगे तो कहता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 22 अप्रैल को हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहली बार यह मनाया गया था आपका 22 अप्रैल 1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, इसको याद रखेगा, ध्यान देंगे। आपका जीएस का यह नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है साथी, अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन काबरी क्या है? तो यह याद रखेंगे, यह जो काबरी था यह आपका क्या था? सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह 23 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन को चलाया था, इसको याद रखेगा। यह आपका होता है जीएस का सारा प्रश्न समाप्त। जल्दी जल्दी हम मैथ और रीजनिंग कर लेते हैं। तो साथियों आपका यह सीरीज नंबर 8 जो है यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग इसको पीडीएफ को ले लीजिएगा और आप सभी लोग बैठकर टेलीग्राम
से लेकर घर पे सारा का सारा PDF को सॉल्व कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप इस आंसर को टेलीग्राम पे या फिर हम पर्सनल ग्रुप बना रहे हैं जहाँ पे आप लोग अपने समस्या को हल कर सकते हैं और वहाँ पे ही आप अपने सॉल्व को करके भेजिएगा, ठीक है। वहाँ पे सॉल्व करके भेजिएगा ताकि हम चेक कर लें कि आपका किस प्रकार से आंसर सही है या फिर गलत है। साथ ही सबसे पहला जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर पहला का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। हम फटाफट बताते चलेंगे तो आप लोग टिक लगाते चलिएगा, फिर घर पे बैठ के बनाइएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 का होगा आपका ऑप्शन डी। 6 का हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। 7 का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 7 का हो जाएगा आपका 7 का हो जाएगा डी। 8 का हो जाएगा बी और 9 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे है आपका 10 का हो जाएगा आपका 10 का हो जाएगा बी। 11 का हो जाएगा बी। 12 का यहाँ ध्यान देंगे, 12 का हो जाएगा आपका ए। 13 का हो जाएगा ए। 14 का हो जाएगा ए। 15 पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, तो 15 का हो जाएगा आपका बी। 16 का हो जाएगा सी। 17 का हो जाएगा आपका सी। 18 का हो जाएगा यहाँ पे 18 का हो जाएगा आपका बी। 19 का हो जाएगा डी। 20 का हो जाएगा आपका ए। 21 का यहाँ ध्यान दीजिएगा, 21 का हो जाएगा आपका 21 का हो जाएगा ए बी। आगे चलते हैं तो आगे आपका हो जाएगा 22 का हो जाएगा आपका ए। 23 का हो जाएगा सी। 24 का हो जाएगा आपका सी। 25 का हो जाएगा बी। 26 का हो जाएगा आपका बी। 27 का हो जाएगा बी। 28 का हो जाएगा सी। थोड़ा सा आज हम कहीं ना कहीं गड़बड़ सड़बड़ कर दिए थे तो डिस्ट्रैक्शन के वजह से हुआ है। थोड़ा सा आप लोग आज कोऑपरेट कर लीजिएगा, आप सभी से विनती करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे न्यू व्यूअर्स आएंगे जो कहेंगे कि सोचेंगे कि हम गलती कर रहे हैं तो पढ़ाने नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा। हम पहले ही बोल दिए हैं कि थोड़ा सा पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो साथ ही इसका 30 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी और 31 का हो जाएगा डी, ठीक है। 31 का डी हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, 32 का आपका हो जाएगा डी। 33 का हो जाएगा बी। 34 का हो जाएगा यहाँ पे 34 का हो जाएगा आपका सी। 35 का हो जाएगा सी। 36 का यहाँ पे ध्यान देंगे, 36 का हो जाएगा आपका डी। 37 का हो जाएगा ए। 38 का हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 38 का हो जाएगा आपका डी। 39 का हो जाएगा यहाँ पे 39 का हो जाएगा डी। 40 का हो जाएगा ए। 41 का हो जाएगा बी। 42 का हो जाएगा यहाँ पे 42 का हो जाएगा बी। 43 का हो जाएगा सी। 44 का हो जाएगा आपका डी। 45 का हो जाएगा आपका ए। 46 का हो जाएगा डी। 47 का हो जाएगा आपका 47 का हो जाएगा आपका बी। 47 का ए हो जाएगा, सॉरी साथियों, 47 का हो जाएगा, 48 का हो जाएगा आपका बी। 49 का हो जाएगा आपका, यहाँ ध्यान देंगे, आपका 49 का हो जाएगा बी। और आपका 15 का होगा साथियों अंतिम, जो कि आपका हो जाएगा, इसका 15 का हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे और इस
सारे टेस्ट सीरीज का जो मैथ रीजनिंग है इसको बना लीजिएगा। हम आपका ग्रुप टेलीग्राम पे बना रहे हैं साथियों, जहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर पाएंगे, अपने बातों को डिस्कस कर पाएंगे। तो हम एक ग्रुप बना रहे हैं, वहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको सॉल्व करके, इसका सारा सॉल्व करके ये सब आप लोग वहाँ पे भेजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।